हेलो नमस्कार दोस्तों। इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही बात कहते दिख रही हैं, ओ स्त्री रक्षा करना। अगर आपने स्त्री मूवी देखी है तो उसकी शुरुआत होती थी ओ स्त्री कलाना से, लेकिन मूवी का अंत होता है ओ स्त्री रक्षा करना। एक दौर पे भारतीय राजनीति में भी महिलाएं जब अपने अधिकार की मांग करती थीं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती थीं ओ स्त्री कलाना। इस वजह से शायद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल को पास होने में इतने साल लग गए। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण का जो बिल है वह 2023 में पास हुआ, मतलब पिछले साल पास हुआ और अभी भी लागू नहीं हुआ। इतने साल हो गए, 70 से अधिक साल हो गए, लेकिन फिर भी महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का अधिकार नहीं मिला। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ओ स्त्री कलाना की जो बात थी वह चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच में चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के और शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना लेकर आते हैं और इस चुनाव ने भाजपा को मध्य प्रदेश जिता दिया। और हर कोई कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का यह मास्टर स्ट्रोक चल गया और कांग्रेस जो चुनाव जीतते लग रही थी वह अचानक से चुनाव हार जाती है। महिलाओं ने एकजुट होकर वोट दिया भाजपा को। फिर इस योजना का अगला जो हम यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में दे रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना यह बहुत सक्सेसफुल रही और एकनाथ शिंदे को जो विजय प्राप्त हुई अभी और जैसी वोटिंग मेजॉरिटी महायुति प्राप्त करी उसमें लड़की बहन योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो झारखंड मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को दोबारा से सत्ता यहां पर दिला दी और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड में कोई सरकार रिपीट होकर आ रही है। अचानक से भारतीय राजनीति में ओवैसी रक्षा करना का जो स्लोगन है वह इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारत में एक दौर में कहा जाता था कि यहां पर महिलाएं वोट देने नहीं निकलती हैं। महिलाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना यह अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। यहां तक कि कई बार तो महिलाएं अपने घर के पुरुषों के अनुसार वोट दिया करती थी और ऐसे में महिलाओं को यह बताना कि मतदाता के रूप में उनकी जो शक्ति है वह पुरुषों के बराबर ही है। आखिर आर्टिकल 326 यह कहता है ना कि सभी व्यक्तियों के वोट की वैल्यू एक समान है, लेकिन महिलाओं को यह चीज समझ में नहीं आ रही थी। अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करना वह नहीं जान रही थी। घर के पुरुषवादी मानसिकता के आधार पर वह वोट दिया करती थी। ऐसे में कोई योजनाएं उनके लिए आया ही नहीं करती थी। हर कोई महिलाओं को ऐसे ही देखा करता था कि यह आएंगी, वोट देंगी, जो पुरुष कहेंगे वैसे ही वोट देके निकल जाएंगी। इसी बीच में बिहार में एक राजनेता आते हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। जिस जाति से वह आते हैं उस जाति का वोट बहुत नहीं था बिहार में। 2 से 3% जाति जो है वो कुर्मी की वहां पर रहती है और नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं। तो ऐसे में जातिगत वोट बैंक था नहीं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के पास था। जैसे कि यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक नहीं था, खासकर जातिगत वोट बैंक। तब नीतीश कुमार ने एक काम करना शुरू किया। बिहार की राजनीति में महिलाओं को यह एहसास कराया कि आप एक मतदाता के रूप में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। और आप समझिए, कोई जाति कितनी भी ज्यादा होगी उसकी संख्या 15% 20% होगी, लेकिन किसी भी समाज में महिला की संख्या हमेशा आधी होती है। अगर राज्य में 50 पुरुष हैं तो 50 महिलाएं जरूर होंगी। तो ऐसे में महिलाओं को यह शक्ति का एहसास कराना कि आप भी 50% की भागीदार हो और आपको भी अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह बात नीतीश कुमार को समझ में आई कि जातिगत आधार पर तो वह आरजेडी को बिहार की राजनीति से बाहर नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और महिलाओं के उत्थान का कार्य इस तरीके से उन्होंने किया कि आज भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को महिलाएं सबसे अधिक वोट देती हैं। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाती हैं तो भी नीतीश कुमार को वोट मिलते हैं महिलाओं के, आरजेडी को वोट नहीं मिलते हैं महिलाओं के।
और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए वहां पर काम भी किया। जैसे वहां पर इंटर पास करने वाली बच्चियों को साइकिल दी जाने लगी। यहां तक कि बिहार देश का वह राज्य बना जिसने 2006 में पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। याद रखिए, संवैधानिक रूप से केवल 33% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पर बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए वहां पे जीविका स्कीम निकाली गई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया करता था। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार ने बाल विवाह को लेकर भी वहां पर काम करना शुरू किया। और यहां तक कि वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब है, खासकर पुलिस की जॉब हो या टीचर की जॉब हो, इसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण फिक्स कर दिया। और साथ ही साथ शराबबंदी। देखिए, हम कह सकते हैं कि बिहार में इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, उसके लिए शराबबंदी करना एक नकारात्मक फैसला था। लेकिन बिहार की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें महिलाओं को शराब की वजह से बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी। यहां तक कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। शराबबंदी करने का यह प्रभाव पड़ा कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थकती हैं। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी सिर्फ यही कहती हैं कि नीतीश कुमार की वजह से उनकी जिंदगी बच गई। और बिहार को आर्थिक नुकसान तो हुआ, लेकिन महिलाओं की स्थिति में सुधार वहां पर शराबबंदी की वजह से जरूर हुआ है। इस बात को बहुत लोग नकारेंगे, पर सच्चाई यही है बिहार की। तो महिलाओं को एज अ वोट बैंक और उनके मतदान की शक्ति को पहली बार पहचान कराने वाले देश में पहले राजनेता थे नीतीश कुमार। फिर राजनीति में यह बात समझी शिवराज सिंह चौहान ने। वह पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप को मामा कहलवाते हैं और रिश्ते को और प्रगाढ़ किया उन्होंने अपनी लाडली बहन योजना से। इसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए और जिस वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण यहां पर देखा गया। और फिर क्या हुआ, जिस चुनाव को भाजपा हार रही थी मध्य प्रदेश में, वह चुनाव अचानक से भाजपा जीत जाती है, कांग्रेस हार जाती है। अब यह ट्रम्प कार्ड मिला किसको? हर राज्य को। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र, जहां पर लाडकी बहन योजना को इंप्लीमेंट किया एकनाथ शिंदे की सरकार ने। और वह ऐसी मेजॉरिटी जीत कर आते हैं जिसके विषय में क्या कहा जाए। और फिर यही चीज किया झारखंड में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान निधि के माध्यम से। इसके अतिरिक्त वहां पर भी महिलाओं को साइकिल प्रोवाइड करना, उनको आर्थिक मदद देना, सिंगल मदर के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया वहां पर हेमंत सोरेन ने, जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को उन्होंने यहां पर कैटर कर लिया। जब कैटर हुआ वो पूरा प्रोसेस, तो आपको रिजल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अचानक से भारतीय राजनीति में पुरुष से ज्यादा महिलाओं के मतदान की शक्ति को पहचाना जा रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है, यह समझिए। भारतीय समाज में पुरुषवादी जो मानसिकता है, इसके अंतर्गत आपको जाति का दंभ दिखाई देगा, धर्म के प्रति अगाध आस्था दिखाई देगी, जो आस्था इतनी ज्यादा है कि वह किसी और धर्म के व्यक्ति को अपने साथ समाहित नहीं कर सकता है। जबकि महिलाओं के अंदर यह स्थिति बहुत कम है। जाति को लेकर दंभ की भावना महिलाओं के अंदर नहीं होती है। और धार्मिकता को लेकर भी वह बहुत सजग रहती हैं और दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ कोई खास वैमनस्य देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से एक जागृत नागरिक के रूप में जिस तरह का मस्तिष्क महिलाओं के पास है, वैसा पुरुषवादी समाज के पास नहीं देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पुरुषवादी समाज जो खासकर भारत में है, इनके साथ एक दिक्कत यह है कि यह योजनाओं का लाभ लेते हैं, पर उस योजना के आधार पर वोट नहीं करते हैं। जबकि महिलाओं में यह स्थिति नहीं है। अगर उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, तो वह उसके आधार पर वोट भी करती हैं। यहां तक कि वह अपने आसपास के जो उनके पीर ग्रुप होते हैं, उसमें भी योजनाओं के लाभ को पहुंचाते हैं, जो कि पुरुष समाज के अंदर बहुत कम देखा जाता है। तो एक साथ एकत्र होकर वोट देने की परिपाटी महिला समाज के अंदर देखी जाती है। यह सब चीजें जब सामने आती हैं, तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है कि सरकारें इस तरह की योजनाओं के साथ रिपीट हो रही हैं, खासकर वहां पर जहां पर हमेशा 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाना और इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार बार बार लौट कर आती है, जिस वजह से आजकल सभी पार्टियां कह रही हैं वो स्त्री रक्षा करना।
दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। या दिन को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।